चेक किया कि लोगों के राइट ब्रेन डेवलप है या नहीं, या हो सकता है या नहीं। आज भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि स्कूल में पढ़ नहीं पाते, टीचर पढ़ा पढ़ा के परेशान है, नहीं पढ़ पाते। तो क्या कारण है? उनका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव नहीं हो पाता। लेकिन उनको एक गाना याद करवा दो, फट से याद हो जाता है। उनको कोई मूवी दिखा दो तो याद हो जाती है उनको। तो कैसे हो जाती है? मतलब उनका राइट ब्रेन एक्टिव है। तो विष्णु शर्मा ने देखा कि इनका लेफ्ट ब्रेन एक्टिव नहीं हो पा रहा, राइट ब्रेन एक्टिव हो जाएगा। तो उन्होंने उसमें इमेजिनेशन दिखा, एक शेर, ठीक है, वो सो रहा है, खर्राटे वाला, और फिर उसको चूहा आया, चूहे ने ची ची बचाओ बचाओ में, इस तरह से जो इमेजिनेशन दिया वो कहाँ गया? राइट ब्रेन में। अब राइट ब्रेन में भरते गए। और अभी जितनी भी पढ़ाई है आप लोगों की, वो किस लेफ्ट ब्रेन बेस है। सबसे पहले बच्चे को ए बी सी डी ई एफ, ये क्या है? ये एनालिटिकल, तो तोड़ के सिखाया जाता है। सिर्फ ए बी पी एल ई डी एल ऐसे करके उसको जोड़ तो ये सब लेफ्ट ब्रेन है। तो जब तक हम पढ़े होते हैं तब तक लेफ्ट ब्रेन पूरा भर चुका रहता है और राइट ब्रेन खाली पड़ा है। अब थोड़ा सा चेंज हुआ है एजुकेशन सिस्टम में। क्या किया उन्होंने? छोटे से बच्चों को भी उन्होंने प्रोजेक्ट देना शुरू कर दिया। प्रोजेक्ट बनाने में क्या होता है? राइट ब्रेन एक्टिवेट होने लगता है, ठीक है। तो राइट ब्रेन एक्टिवेट करने के लिए टूल ट्रेनिंग, बच्चों को घुमाने में ले जाओ, दिखा के लाओ वो चीज़ जो पढ़ाई जा रही है, और इस तरह से वो राइट ब्रेन में भी वो चीज़ डालना शुरू कर देते हैं। प्रैक्टिकल्स करते हैं तो राइट ब्रेन में जाते हैं, आप टूल ट्रेनिंग करते हैं तो राइट ब्रेन में जाते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं तो राइट ब्रेन में जाते हैं। पहले जो बुकिश नॉलेज था वो लेफ्ट ब्रेन बेस था, अब वो हो गया राइट और लेफ्ट दोनों मिला के। इससे बच्चों के अंदर एक नया एप्टीट्यूड पैदा हो जाता है। तो जितना वर्बल है वो लेफ्ट ब्रेन, नॉन वर्बल राइट ब्रेन में, एनालिटिकल लेफ्ट ब्रेन में, और सिंथेटिकल जो भी रिलेशनल है वो राइट ब्रेन में जाता है। पार्ट्स है, डिटेल्स है, ये लेफ्ट ब्रेन में, और पूरा होल और बिग पिक्चर्स है वो राइट ब्रेन में जाएगा। सीक्वेंशियल है, सक्सेसिव है, तो वो लेफ्ट ब्रेन में जाएंगे। रैंडम साइमल्टेनियस है, ये राइट ब्रेन में जाते हैं। कॉशियस ये लेफ्ट ब्रेन में, एडवेंचरसम ये राइट ब्रेन में। ऐसी बहुत बड़ी लिस्ट है ये, इसमें कि हम लेफ्ट ब्रेन में क्या करते हैं और राइट ब्रेन से क्या करते हैं, ठीक है। मैथ साइंस ये लेफ्ट ब्रेन में जाता है, और म्यूजिक आर्ट राइट ब्रेन में जाता है, ठीक है। इस तरह से ये डिफरेंस बता दिया हमने। तो हम जो भी पढ़ते हैं, जैसे कई बच्चे पढ़ते हैं, बहुत पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होता, तो उसका ये लेफ्ट ब्रेन वाला एक्टिविटी नहीं हो पा रहा, तो उनको राइट की तरफ ध्यान देना चाहिए। कैसे करेंगे राइट की तरफ ध्यान? तो उससे इमेजिनेशन शुरू कर दो। जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करके कहाँ कहाँ जाता है, ये तो हाई लेवल का हो गया। छोटा सा बच्चा भी अगर कुछ पढ़ता है तो आप उसको दिखाइए। सोलर कुकर के बारे में पूरा डिस्क्रिप्शन पढ़ा दिया आपने, और उसको कितना समझ में आया? कुछ भी नहीं आया मान लो। एक बार सोलर कुकर दिखा दिया कि देखो इसका ऐसा फंक्शन होता है, ऐसे ऐसे कार्य करता है, तो वो सीख जाएगा कि सोलर कुकर क्या है। अब उसको लिखने वाली बात आएगी तो लिख नहीं पाएगा, कई बार ऐसा होता है, लेकिन आप उसे पूछोगे तो बता देगा कि ऐसा ऐसा होता है, और करके भी दिखा सकता है। तो ये राइट ब्रेन बेस्ड लर्निंग में अगर हम जाते हैं तो इससे एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। ये बता रहे थे पॉल शेली ने जो खोजें की हैं, उसमें हमने एक चीज बताई है, आइडियल स्टडी टाइम, पढ़ने की आदर्श समय। कौन कौन से? उसने बताए सुबह 4 से 6, और शाम को 8 से। कौन कौन से समय? 4 से 6 सुबह सुबह, और शाम को 8 से 10। अगर इन 4 घंटे को रेगुलर पढ़ता है तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है, ये उनका चैलेंज है।
अगर आप इन 4 घंटे रेगुलर पढ़ते हैं, रेगुलर मतलब पूरे साल भर भी अगर आप पढ़ रहे हैं टाइमिंग पे, तो आप कभी असफल नहीं हो सकते। क्योंकि एक बात इसमें और जोड़ दें, जैसे आजकल के लोग बच्चे क्या करते हैं, रात भर पढ़ रहे हैं, 10 बजे बैठते पढ़ने के लिए और 4 बजे तक पढ़ते हैं। तो उसके लिए बता दें कि डॉक्टर्स का क्या कहना है इस बारे में। डॉक्टर्स का कहना है कि हमारी बॉडी में एक सेल्फ डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस होती है। क्या? टॉक्सिक होते हैं जो जहरीले तत्व, जैसे हम सांस ले रहे हैं, गाड़ियों का धुआं अंदर जा रहा है, ठीक है, आपके शरीर में जो भोजन किया उसमें बहुत सारी दवाइयाँ हैं, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर्स हैं, तो आप दिन भर में कितना टॉक्सिन्स अंदर डालते हैं, तो बॉडी में एक प्रोसेस होती है वो पूरे टॉक्सिन्स को बाहर निकालने वाली, और उसकी टाइमिंग बताई डॉक्टर्स ने 11 से 3। रात को क्या? रात को 11 बजे से 3 बजे तक बॉडी में जितने टॉक्सिन्स होते हैं, बॉडी में एक इंटरनल प्रोसेस अपने आप ही ऑटोमेटिक प्रोसेस होती है कि वो सारे टॉक्सिन्स को बाहर निकालती है। अगर आप 3 बजे उठ के बैठ जाएंगे, आपके सभी मल द्वारों पर मल मिलेगा। लघुशंका, दीर्घशंका कब जाते हैं? तो 3 बजे के बाद। आंखों में मैल, नाक में नोची या गले में कब मिलेगा आपको? सबसे ज़्यादा 3 बजे के बाद। इसका मतलब क्या हुआ कि बॉडी ने इतने टॉक्सिन्स थे सबको निकाल के मल द्वार पे रख दिया है, अब इसको आपको बाहर निकालना है, ठीक है। तो जो लोग इस समय रेस्ट नहीं करते उनकी ये प्रोसेस रुक जाती है। समझ रहे हैं बात को? ये प्रोसेस जो है आपको सुचारू रूप से चलती रहे, तो इस समय आपको रेस्ट करना जरूरी है। कितने से कितने तक? 11 से 3 बजे तक रेस्ट करना कंपलसरी है, नहीं तो क्या होगा, वो टॉक्सिन शरीर में रह जाएगी, फिर किसी के यहाँ से निकलते हैं टॉक्सिन, या किसी के रूप में निकलते हैं, ठीक। इस तरह से टॉक्सिन्स तो बॉडी में बने रहेंगे, तो उससे फिर बाद में जाके कैंसर वगैरह और बहुत सारे गंभीर रोग भी हो सकते हैं। इसलिए टॉक्सिन्स निकलते रहें, इसलिए इस समय आपको रेस्ट करना है, ठीक। तो आप जैसे भी हो 11 बजे तक आप बिस्तर पे हो जाएंगे, ठीक। और 3 के पहले उठना नहीं है, ठीक है। किसी के कम टॉक्सिन्स होते हैं तो हो सकता है 2 बजे, हम लोग जैसे उठ जाते हैं 2 बजे उठ गए। अभी ऐसा भी होता है कि भाई 1:30 बजे नींद खुल गई, मतलब जब फ्रेश महसूस करते हैं आप तो समझ लेना कि टॉक्सिन्स बाहर हो गए। अभी शांतिष्टक में भी आएगा निद्राति भारश्रम, एक शब्द आएगा आगे शांतिष्टक में, कि जब नींद ज़्यादा ले लेते हैं जितनी हमें रिक्वायर्ड है, उससे हम और सिर दर्द हो जाता है, श्रम हो जाता है। निद्राति भारश्रम, अति निद्रा का भार का श्रम होता है। और ये भी किताब में भी पढ़ा था हमने कि जैसे हम पढ़ाई करते हैं तो हमारे ब्रेन में एक्सियम्स होते हैं, न्यूरॉन्स, न्यूरॉन्स के कनेक्शन एक्सियम से दूसरे न्यूरॉन से जुड़ते जाते हैं। हम पढ़ते हैं तो ये कनेक्शंस बनते हैं, और अगर हम उस समय जो नियमित समय से ज़्यादा सो जाते हैं तो वो वापस टूट जाते हैं। तो हमारी पढ़ाई करने की जितनी मेहनत हुई है अधिक सोने से खत्म हो सकती है, ठीक है। इसलिए जो नियमित समय 6 घंटा बताया, एक उम्र के हिसाब से उसकी पूरी टेबल है कि किस उम्र वाले को कितना सोना चाहिए। जैसे बच्चा पैदा हुआ 30 घंटे या 24 घंटे उसको बताया जाता है सोने, ठीक, 24 घंटे। फिर उसके जैसे 1 महीना का हो गया तो 23 घंटे, ऐसे बढ़ते जाता है। तो अभी नॉर्मल एवरेज पर्सन को कितना? 6 घंटे, और टेबल से आप चेक कर लेना अपनी एज के हिसाब से। उससे ज़्यादा अगर सोएंगे तो
ये न्यूरॉन्स के कनेक्शंस हैं ये टूटने लग जाते हैं। जो हमने दिन भर पढ़ाई करके नॉलेज गेन करके इनमें कॉम्बिनेशन बनाए वो सब टूटने लग जाते हैं। इसलिए सोना ज़्यादा भी नहीं और इतने समय तक आपको रेस्ट अवश्य करना है। बोले नींद नहीं आती, अगर नींद नहीं भी आए तो भी आपको रेस्ट करना है, समझ गए? इतने समय तक रेस्ट करेंगे तो ये प्रोसेस में आप रेस्ट नहीं करें। और पढ़ने के आइडियल टाइम भी इसी हिसाब से आप पढ़ने का समय अगर बढ़ाना चाहते हो 8 से 11 भी कर सकते हैं और 3 से 6 भी कर सकते हैं। आपको बड़ा कंपटीशन निकालना है ऐसे इनकी गारंटी है कि अगर साल भर आप इतना करते हैं तो आपको कोई भी कंपटीशन निकल जाएगा, ठीक है? तो इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें हैं, जैसे ये मुद्रा का नाम क्या है? ज्ञान मुद्रा। क्यों कहते हैं इसको ज्ञान मुद्रा? ये पॉइंट जो है ब्रेन का, इसको अगर प्रेस करते हैं हम तो मानसिक कोई भी समस्या है वो खत्म हो जाती है। किसी का सिर दर्द हो रहा तो, किसी को वीकनेस लग रही हो तो, चक्कर आ रहे हो तो, कुछ भी ब्रेन संबंधी प्रॉब्लम है इस तरह से दबा के आप रखो, ठीक है? तो ये ज्ञान मुद्रा है। पढ़ने में मन नहीं लग रहा है आप इसको बना के रखो, कोई चीज याद नहीं आ रही एग्जाम में आप इसको बना के रखो। ये सब अनुभव से बताए जाते हैं। कॉलेज में पेपर लिख रहे हैं ये मुद्रा बनी है, आप पेपर लिखते हैं आराम से रिकॉल हो जाएगा, ठीक है? तो ये ज्ञान मुद्रा जितने ज्यादा समय आप बनाएंगे उतना ज्यादा फायदा मिलेगा, ठीक है? कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ऐसे कोई प्रवचन नहीं हो रहा है, डिस्कशन ही हो रहा है, ठीक? फिर और कौन सी चीजें हैं? जैसे भ्रामरी प्राणायाम होता है। भ्रामरी प्राणायाम जैसे ये बंद करके पूरा ओम अंदर ही अंदर वाइब्रेशन सा, तो भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हैं। फिर इसके बाद आसन में कौन सा? तो शीर्षासन लगाने से इसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है। शीर्षासन लगाना आता है सिर के बल, तो शीर्षासन लगाएंगे तो उससे भी आपके ज्ञान में वृद्धि होगी। और पोस्चर जो रहता है आपका, जैसे कुछ लोग ऐसे बैठे हैं कुछ ऐसे बैठे हैं, तो ये जो बैकबोन रहती है, बैकबोन में स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन से कनेक्ट रहता है, ठीक? वो अगर स्ट्रेट होगा तो आपके सीधे ब्रेन में जाएंगे सारे इंस्ट्रक्शन। और आपके लिए आगे बैठे होंगे तो रास्ता ज़्यादा घूमना पड़ेगा, हो सकता है बैठ जाएगा। तो जितना स्ट्रेट आपकी स्पाइनल कॉर्ड होगी उतना अच्छे से आपको याद होगा, ठीक है? उसका पोस्चर ऐसा बताया है कि स्पाइनल कॉर्ड सीधी हो और एक थोड़ा सा एंगल पे, इस एंगल पे झुक के जैसे पढ़ते हैं। डिस्टेंस कितना होना चाहिए बुक और आँख के बीच में? डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन, ये एग्जाम में आता होगा कि लोग इस तरह से एक ही बात हो गई। फिर एक म्यूजिक थेरेपी संगीत चिकित्सा में बताया है कि आपको स्मृति बढ़ानी है, अपनी बुद्धि बढ़ाना है, अपनी मेमोरी बढ़ानी है, तो उसके लिए कौन सी राग सुने? राग जानते हैं ना, क्लासिकल उसमें अलग अलग राग होते हैं। कौन सी राग बताइए मुझे पहले? बुद्धि बढ़ाने के लिए शिव रंजनी राग। शिवरंजनी राग एक बेसिक गाने सुन सकते हैं, उससे संबंधित आप बांसुरी पे सुनना है तो इंस्ट्रूमेंटल वो सुन सकते हैं, फ्लूट पे या फिर सितार पे किसी पे भी। उस समय शिवरंजनी राग सुनेंगे आप, उससे बुद्धि में स्टार्ट, ठीक है? संगीत सुनिए। फिर एक थेरेपी होती है एरोमा थेरेपी, मतलब सुगंधी चिकित्सा। सुगंधी चिकित्सा में कुछ ऐसे ऑयल के ब्लेंड्स बनाए जाते हैं, मतलब अलग अलग एसेंशियल ऑयल को मिलाकर अलग अलग रेशियो में मिला के और आपके इनहेल करके दिए जाते हैं। तो उससे रोगों में अलग अलग फायदे होते हैं। जैसे अभी माइग्रेन के लिए हमारे पास बनाया हुआ रखा है, किसी ने भेजे थे हमारे पास, तो वो बने हुए रखे हैं, तो उसको हमने दिए लोगों को, तो माइग्रेन में फायदा हो गया। तुरंत करीब 30-35 लोगों ने आगे बता दिया कि माइग्रेन में काफ़ी आराम, सूखने मारने से। ऐसे पॉजिटिविटी का भी है,
ब्रेन पावर का भी है, मेमोरी एनहेंसर भी है, ऐसे अलग अलग ऑयल के ब्रांड्स हैं। तो आप अपने खुद भी बना सकते हैं, उन एसेंशियल ऑयल्स का कहीं से भी बना सकते हैं, विद्यांजलि से भी बना सकते हैं, और उनके एक रेशियो भी मिला के उसको आप सिर्फ स्मैश करें। एरोमा थेरेपी से भी आप अपनी बुद्धि बढ़ाने का या ब्रेन को। फिर ऐसे कुछ बुक्स और भी हैं, जैसे सबकॉन्शियस माइंड, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जोसेफ मर्फी की पुस्तक है द पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, आपके अवचेतन मन की शक्ति। अवचेतन मन क्या होता है? आपने महसूस किया कभी आपका अवचेतन मन क्या कार्य करता है? देखो एक छोटा सा एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप रात में सोने जा रहे हैं, जब आप रात में सोने जा रहे हैं उस समय आपने सोच लिया कि मुझे 1 बजे उठना है, ठीक है? तो आप भले अलार्म लगाओ या नहीं लगाओ, लेकिन 1 बजे आपकी नींद खुलेगी, ठीक है? तो ये किसका काम था? सबकॉन्शियस माइंड। और जैसे सुबह उठते समय मान लो आप 8 बजे भी उठे या 7 जब भी उठे, उस समय कोई गाना आपके कान में पड़ गया, कोई रिदम, कोई गाना, कोई लय आपके कान में आ गई, दिन भर आपके मुंह पे बिना बुलाए आएगी, चलती रहेगी। ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम जागते हैं तो कॉन्शियस माइंड में वर्क कर रहे हैं, और जब सोते हैं तब सबकॉन्शियस माइंड काम करता है, और उसके बीच में जो ट्रांजिशन होता है, हम अवचेतन मन से बाहर निकल रहे हैं, अवचेतन मन के अंदर जा रहे हैं, उस समय अगर कोई चीज हमने अंदर डाल दी, उसके गेट खुला है, उस समय कुछ भी कर लो, तो उसके कारण वो सबकॉन्शियस में चली जाएगी। और सबकॉन्शियस माइंड हैव इनफाइनाइट इंटेलिजेंस। जो किताब है जोसेफ मर्फी की, उसमें एक चैप्टर है हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट, हाउ टू गेट द रिजल्ट्स यू वांट। उस चैप्टर में उन्होंने एक प्रसंग दिया है कि एक बच्चा आया, बोले मेरा डी ग्रेड आता है हमेशा, और मेरा टीचर्स लोग बहुत करते हैं, मुझे डांट डपट करते हैं, बाकी स्टूडेंट मेरे साथ बहुत मजाक उड़ाते हैं, तो मेरे लिए सबकॉन्शियस माइंड के लिए कुछ नहीं दिया। तो एक पैराग्राफ लिख के दिया इसने जोसेफ मर्फी ने इसको, उस बच्चे को। उसमें 4-6 लाइनें थी। एक लाइन ये थी कि माय सबकॉन्शियस माइंड हैव इनफाइनाइट इंटेलिजेंस, आई रिमेंबर व्हाटएवर आई डिड इन एग्जामिनेशन, और माय टीचर्स आर वेरी केयरफुल टू मी। इस तरह से उसमें कुछ पॉजिटिव बातें लिखी हुई थी। और कब पढ़ना है दोनों, ये सेंटेंस कब पढ़ना है? तो जस्ट ट्राई टू स्लीप, सोने के जस्ट पहले पढ़ते पढ़ते सोना है, उठने के तुरंत बाद बोलना है, ठीक? फर्स्ट थिंग आफ्टर अवेकनिंग और जस्ट ट्राई टू स्लीप, ये 2 टाइम बताया हमने कि ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है। और उसने बताया कि उसने ये रेगुलर पढ़े वो पैराग्राफ, और उसका डी ग्रेड से ए ग्रेड आना शुरू हो गया। आपको सोते समय पढ़ना, इसलिए अब यही पैराग्राफ हमने कई बच्चों को दे दिया। प्रतिभा सर की 4 बच्चे हैं, उन्होंने मैथ्स के एग्जाम में बहुत डर लगता है, ये पैराग्राफ पढ़ते पढ़ते चले जाते, पढ़ते पढ़ते गए, उनके बाद में पूछा रिजल्ट क्या आया, तो 4 बच्चियों का 10 आउट ऑफ 10 CGPA। तो मतलब इसका काम भी मतलब वर्क कर रहा है, ठीक? तो सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करके भी कर सकते हैं। और अगर आप नहीं भी कर रहे, मान लो आपको विश्वास नहीं है, लेकिन आप जिससे कॉम्पिटिशन कर रहे हैं वो लोग कर रहे हैं, तो आप तो वैसे ही पिछड़ गए, ठीक? फिर इसमें जैसे पढ़ने की टेक्निक्स को लेके बताया जाता है कि अभी माइंड मैप्स करके एक टेक्निक है। माइंड मैप्स क्या होते हैं? जैसे आपने चैप्टर पढ़ा फोटो इलास्टिसिटी, या फिर लाइट का, ऑप्टिक्स का कोई भी चैप्टर पढ़ा, और वो चैप्टर में 4, 5, 6, 8, 10 पेज हो सकते हैं, आपने वो 10 पेज पलटे तब आप वो पूरा पढ़ पाए। अब अगली बार जब रिवाइज करना है तो आप पूरे पेज पलटेंगे क्या? तो उतने ही टाइम लगेगा, फिर आप रिविजन करेंगे कि आगे पढ़ेंगे। तो उसका तरीका हमने बताया कि आप वो 10 पेजों को एक पेज पे ले लीजिए, और एक पेज पे कैसे लेना है? पिक्चर फॉर्म में। उसके बनाने की टेक्निक कुछ किताबों में है, जैसे रेडी स्टडी को एक किताब आई है,
खुर्शीद बाटलीवाला और दिनेश घोटके, इन दो IIT मुंबई के स्टूडेंट्स ने लिखी हुई किताब। ये इस तरह से माइंड मैप्स बना सकते हैं। कोई भी चीज़ याद रखना है तो ये माइंड मैप्स बना के आप पूरा जो भी चैप्टर है एक पेज पे ले आए। और कुछ तो बने बनाए माइंड मैप्स भी आते हैं, जैसे कि राज बापना, उनके माइंड मैप्स बने बनाए आते हैं, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, मैथ्स के और भी सब्जेक्ट्स के बने बनाए आते हैं। तो हमने देखा कि लोग अपने बस में बैठे एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो कार्ड्स को जेब से निकाला और कार्ड्स को पलटते जा रहे हैं। देखते जा रहे हैं तो क्या होगा, देखने से क्या होगा, तो राइट ब्रेन में स्टोर हो गया और जहाँ आपने आँख बंद की वो कार्ड आपकी आँख के सामने आ जाए। जैसे किसी से हमने पूछा कि भाई आपने ताजमहल के ऊपर एक पूरा नॉवल पढ़ लिया, अब आपसे कहा ताजमहल पे ऐसे लिखो, कैसा लिखेगा वो? जितना पढ़ा उसमें से थोड़ा बहुत ही लिख पाएगा। और एक व्यक्ति जिसको हमने ताजमहल विजिट करा के लिया, उसके लिए मानो 10 मिनट लगे बस विजिट करा के वापस ले आया, और उसको किताब पढ़ने में कितना 10 घंटे लग गए। कौन अच्छा ऐसे लिख पाएगा? आप ये मानते हो ना कि राइट ब्रेन में जो विजिट किया वो राइट ब्रेन में गया और जो पढ़ा तो वो लेफ्ट ब्रेन में गया। तो राइट ब्रेन ज़्यादा एफिशिएंट है कि लेफ्ट? राइट ज़्यादा एफिशिएंट है। इस तरह से हम इन चीज़ों को माइंड मैप्स में कन्वर्ट कर लें। सारे जो भी चैप्टर आपको याद करना है उनके लिए माइंड मैप्स तैयार करते जाएं। और उसको डिटेल में पढ़ना हो तो फिर आप उसको बुक्स में देख सकते हैं, लेकिन माइंड मैप्स में इसका एक नक्शा आ जाएगा हमारे, तो वो हमारे माइंड में स्टोर हो जाएगा और उससे फिर हम उसको रिकॉल करने में आसानी रहेगी। ठीक है। फिर इसके बाद उसी किताब में, जैसे रेडी स्टडी बुक किताब है या डॉक्टर विजय अग्रवाल की किताब है पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, इन सब किताबों में ये भी बताया कि हमारा भोजन कैसा होता है उस हिसाब से हमारे पढ़ने में एकाग्रता आ पाती है। जैसे एल्कलाइन फूड, जो क्षारीय भोजन होता है उससे दिमाग अच्छा चलता है, और अम्लीय जिसको एसिडिक भोजन कहते हैं उससे दिमाग कम चलता है। अब ये बड़ी लिस्ट है कि आप उसमें से छांट लो कि इसमें एल्कलाइन कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम खा सकते हैं और एसिडिक। और वैसे भी उसका रेशियो बताया जाता है 60-40। 60% तो नॉर्मली भी एल्कलाइन फूड होना चाहिए और 40% एसिडिक। और अगर आप ज़्यादा बढ़ना चाहते हैं तो फिर उसको एल्कलाइन को बढ़ा सकते हैं। जितने भी फास्ट फूड है वो सब कैसे हैं? एसिडिक। क्या? एसिडिक। तो इसलिए जितने भी ये बासा भोजन है जिनमें कि ये सब तले हुए हैं ये सब एसिडिक, तो ये पढ़ाई में हमेशा नुकसान ही करेंगे। बिस्किट, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, ब्रेड और ये सारी चीज़ें एसिडिक में जरूर है। इसकी लिस्ट भी आपको लेना हो तो मिल सकती है। फिर इसके बाद एक सुबह चर्चा हुई थी कि अभी दुनिया में सबसे कम उम्र का साइंटिस्ट कौन है। तो एक अनुज नाम का लड़का है, उसने क्या किया, तो उसने पढ़ाई की जेनेटिक साइंस में, DNA, क्रोमोसोम वगैरह जानते हैं, तो उस संबंधी उसने पढ़ाई की। पढ़ाई करने के बाद उसने भारत में रहते हुए ऐसे वर्ल्ड के 42 केसेस सुलझा दिए जो इंटरनेशनल पुलिस नहीं सुलझा पा रही थी। किस माध्यम से? वो DNA कोडिंग के माध्यम से। उसने बता दिया कि अपराधी ये क्योंकि इसका DNA इससे, तो उसको 42 केसेस घर बैठे उसने सुलझा दिए। उसको ओजोन मैन ऑफ द वर्ल्ड का अवार्ड मिला। राष्ट्रपति कलाम ने उसके लिए पत्र भेजा स्पेशल। प्रतिभा पाटिल जो राष्ट्रपति थी उन्होंने उसका सम्मान किया, और अमेरिका की फॉरेंसिक रिसर्च काउंसिल ने क्राइम इन्वेस्टिगेशन सेल में अपॉइंटमेंट दिया उसको। उसी पेज पे उसका इंटरव्यू दिया हुआ है। उससे पूछा कि आपके 100% मार्क्स आए, उसके पीछे रहस्य क्या है? सुना आपने कि 100% मार्क्स आए थे, उसके पीछे रहस्य क्या है? उसने क्या जवाब दिया कि 100% अंक प्राप्त करने की पात्रता उसी को है जो शाकाहारी हो, आलू, प्याज, लहसुन और तामसिक पदार्थ नहीं खाता हो। क्यों? कारण पूछा। बोले ये सब चीज़ें खाने से मन में क्रोध और तामसिक विचार आते हैं। पढ़ाई करने के लिए धैर्य और शांत चित्त की आवश्यकता है, इसलिए मैं नहीं। ऐसे ही डॉक्टर गौतम पॉल जर्मनी के हैं। उनका एक पेपर है हाउ ऑनियन एंड गार्लिक रिव्यू माई रिसर्च। अभी आप गूगल करोगे तो PDF निकल आएगा पूरा।
उसमें उन्होंने बताया है कि उनने उस दिन जिस दिन कॉन्फ्रेंस में गए थे उस दिन प्याज लहसुन वाला भोजन कर लिया, तो उनके सारे रिजल्ट्स गड़बड़ आ गए। वो उतना एफिशिएंटली उनको प्रेजेंट नहीं करता। तो क्यों नहीं कर पाए? तो उन्होंने बाद में बताया उसमें पेपर में कि रॉबर्ट सी बैक की रिसर्च है कि हम प्याज लहसुन जो खाते हैं वो सीधे हमारे ब्रेन में इंटरसेक्ट करते हैं। गार्लिक कैन अफेक्ट माइंड एंड कंसंट्रेशन। लहसुन खाने से आपका माइंड और कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो जाता है। प्याज खाने से कितनी सारी बीमारियां हो सकती हैं वो सबकी उसमें बताया। और गन पाउडर यानी बारूद की तरह जो केमिकल कंपोजिशन होता है ऑनियन और गार्लिक का। और स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्टडी है कि आप पैर पे रगड़ लीजिए, किसी ने आपके पैर पे लहसुन रगड़ दी, थोड़ी देर बाद आपके हाथ में उसकी गंध आ जाएगी, इतनी जल्दी शरीर के अंदर प्रवेश करती है। और अगर मान लो आप डीडीटी यूज नहीं करना है, उसी में लिखा है इफ यू डोंट वांट टू यूज डीडीटी इन योर गार्डन, तो आप प्याज लहसुन छिड़क दीजिए, सारे कीड़े मर जाएंगे। इतना टॉक्सिक होता है। और बाकी दूसरे कल्चर्स में भी, रशियन कल्चर, ग्रीक कल्चर, चाइनीज, जापानीज, इनमें प्याज लहसुन के बारे में क्या क्या बताया है वो सब उस पेपर में लिखा हुआ है। और एक वीडियो भी आप निकाल सकते हैं, यूट्यूब पे आप डालो अमोघ लीला प्रभु, एक हिंदू साधु है अमोघ लीला प्रभु, और वीडियो का नाम है प्याज लहसुन क्यों ना खाएं। तो उसमें उन्होंने भी बताया और गौतम पॉल ने भी लिखा है, रॉबर्ट बैक की रिसर्च है कि 72 आवर्स पहले, 72 घंटे पहले प्याज लहसुन खाने की मनाही है किसको? पायलट को। अगर आप एरोप्लेन उड़ाना जा रहे हैं तो 72 घंटे तक प्याज लहसुन हाथ नहीं लगाना। क्यों? इट विल डिले योर रिएक्शन टाइम। आपका जो मस्तिष्क काम करता है वो धीमा हो जाएगा। जो डिसीजन आपको 1 सेकंड में लेना उसके लिए आपको तिगुना समय लगेगा। यू आर 3 टाइम्स स्लोअर। उसमें ऐसा वाक्य लिखा हुआ सीधा सीधा। और एरोप्लेन वगैरह इस तरह के जो सेंसिटिव काम है उसमें आपको तुरंत डिसीजन लेना है, और आपको अगर डिले हुए तो क्रैश हो जाएगा। तो ये नियम है कि एरोप्लेन उड़ाने के पहले प्याज लहसुन खाने की मनाही है। और आप जो लोग पढ़ना चाहते हैं तो क्या कर रहे हो? अगर प्याज लहसुन खा रहे हैं तो अपने दिमाग को और स्लो कर रहे हैं। तो या तो प्याज लहसुन छोड़ दो या फिर पढ़ाई छोड़ दो, दो में से एक चीज छोड़ दो तो फिर ठीक है। नहीं तो दोनों चीजें कर रहे हैं, पढ़ाई भी कर रहे हैं और ये भी खा रहे हैं, तो दोनों आपस में टग एंड वार चलेगा, खींचातानी। ठीक। तो ऐसी कुछ पुस्तकों के नाम भी आप चाहें तो नोट कर लें। पहला तो होता है रेडी स्टडी बुक, खुर्शीद बाटलीवाला, दिनेश घोड़के। फिर पढ़ो तो ऐसे पढ़ो, डॉक्टर विजय अग्रवाल। फिर हाउ टू मेमोराइज एनीथिंग, हाउ टू मेमोराइज एनीथिंग, अदिति सिंघल, सुधीर सिंघल। किसी भी चीज को कैसे मेमोराइज, नंबर्स को कैसे करना है, केमिस्ट्री के फॉर्मूला कैसे याद करते हैं, मैथमेटिक्स कैसे याद करना है, फिजिक्स कैसे याद करना, उसके अलग अलग चैप्टर्स, उससे आपको एक क्लू मिल जाएगा। जैसे पीरियोडिक टेबल 5 याद करवा दी हमने। पीरियोडिक टेबल केमिस्ट्री कितने एलिमेंट है? कितने एलिमेंट्स, मतलब कितने जो सोडियम है, मैग्नीज है, क्रोमियम है, ये सारे जो है एक 5 साल के बच्चे को पूरा रटे हुए हैं। इन दोनों की बच्चे का नाम ठीक, गिनीज बुक में है उसका नाम। तो कहने का मतलब ये है कि किताबों से भी काफी आप फायदा ले सकते हैं। इन्हीं की एक और किताब है हाउ टू इम्प्रूव कंसंट्रेशन, सुधीर सिंघल और अदिति सिंघल। ठीक। और ये जो हमने प्रश्न बताया अनुज साइंटिस्ट का, ये इसके लिए कहना कि गौरव गाथा, इसका भी पीडीएफ हम डाउनलोड कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। और समय काफी हो गया, ये काफी बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वास्थ्य